नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भारत के विदेश संबंधों की बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि भारत के बांग्लादेश से किस तरह की संबंध स्थापित है, विदेश संबंध है, जो वैदेशिक संबंध है बांग्लादेश के साथ, वो किस तरीके के हैं, मैत्रीपूर्ण है या शत्रुतापूर्ण है, किस तरह का उनका अतीत रहा है, इतिहास में किस तरह की कोई संधियां हुई है या इतिहास में किस तरीके का कोई मतभेद हुआ है, उसके बारे में आज हम संपूर्ण डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है भारत और बांग्लादेश की नीति, भारत और बांग्लादेश के मध्य विदेश नीति। आज का हमारा टॉपिक है भारत व बांग्लादेश के मध्य विदेश नीति। इसके संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। तो हम अगर भारत और बांग्लादेश के मध्य की विदेश नीति को देखें तो आमतौर पर मैत्रीपूर्ण नीति रही है। आमतौर पर कैसी रही है? आमतौर पर मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कभी कभी सीमा विवाद जैसे या जल विवाद जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो एक तरीके से हम देखें, अगर हम भारत की देखते हैं, अगर हम भारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भारत का ये एरिया है, यहां पर बांग्लादेश है, यहां पर तीन तरफ से भारत की सीमाएं मिलती हैं। यहां पर तीन सीमाएं भारत की किससे मिलती है? बांग्लादेश से मिलती है। इन सीमाओं पे कितनी सीमाएं मिलती है, ये बात का ध्यान रखना, तीन सीमाएं बांग्लादेश से मिलती है। अब मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था, जो भी भारत की बदौलत भारत का बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा योगदान रहा बांग्लादेश को आजाद कराने में। तो वहां से अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश को जब आजादी मिली, पाकिस्तान से अलग हुआ, तो एक तरीके से बहुत अच्छे संबंध थे भारत के साथ में। हम बात करते हैं इसकी, तो हम वहीं से देखते हैं और आज हम देखते हैं कि सार्क है, बिम्स्टेक है, राष्ट्रकुल है, तीनों की बात कर लेते हैं। सार्क है, बिम्स्टेक है, राष्ट्रकुल, इन तीनों में सदस्य हैं भारत और बांग्लादेश। कॉमन सदस्य हैं इनके, हम कह सकते हैं कि सार्क संगठन में भारत और बांग्लादेश कॉमन सदस्य हैं, बिम्स्टेक में भारत और बांग्लादेश कॉमन सदस्य है, राष्ट्रकुल में तो है ये। अगर हम देखते हैं तो इस तरह ये कॉमन सदस्य हैं सार्क, बिम्स्टेक और राष्ट्रकुल के अंदर। तो भारत और बांग्लादेश के ये तीनों में कॉमन सदस्यता होने के कारण इनका आपसी संबंध और बातचीत भी काफी हम कहते हैं नजदीकियां रही है। और ये चाहे सार्क सम्मेलन हो, चाहे बिम्स्टेक का हो, इनके जो सम्मेलन है इनमें ये मिलते रहे और जब भी मिलते हैं इनके मध्य बातचीत होती रही है, संबंध स्थापित होते रहे हैं, संधियां हुई है, बातचीतें होती रही हैं। तो अगर हम ओवरऑल अगर बांग्लादेश और भारत की विदेश नीति की बात करें तो एक तरीके से आमतौर पर मैत्रीपूर्ण संबंध रहे, लेकिन कुछ सीमा विवाद भी रहे हैं। यहीं से हम हमारा अब 1971 जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तभी से हम बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध की। तो यहीं पर हम देखते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंध 1971 से देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें पहला पॉइंट अगर हम लेते हैं, हम पहला पॉइंट क्या लें तो पहला पॉइंट लेते हैं तो पहला पॉइंट है भारत बांग्लादेश मैत्रीपूर्ण संबंध 1971 से लेकर के 1974 तक के। तो हम भारत और बांग्लादेश के मध्य के 1971 से 1974 के बीच की जो संबंध थे, उस समय कैसे संबंध रहे, उनके बारे में हम बातचीत करना चाह रहे हैं। तो उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है हमारा भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध। भारत व
बांग्लादेश के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध। देखिए, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो 6 दिसंबर 1971, 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की। किसने? भारत ने। एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की 6 दिसंबर 1971। और 1972 में अगर हम बात करते हैं 19 मार्च 1972 की, तो 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के मध्य एक मैत्रीपूर्ण संधि होती है। दोनों के मध्य क्या होती है? एक मैत्रीपूर्ण संधि होती है। अब इस मैत्रीपूर्ण संधि की जो अवधि है वो 25 साल है। कितने सालों के लिए होती है संधि? 25 सालों के लिए होती है। 25 साल की अवधि के लिए होती है कि हम 25 साल तक इस संधि को मानेंगे। अब इस संधि के अंदर किन किन बातों को लेकर चर्चा की गई? भारत और बांग्लादेश के मध्य जो मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, इसमें 6 दिसंबर 1971 को भारत ने इनको मान्यता प्रदान कर दी। उसके बाद एक समझौता होता है, एक संधि होती है 19 मार्च 1972 को भारत और बांग्लादेश के मध्य, और उसको मैत्रीपूर्ण संधि का हम नाम दे रहे हैं यहां पर। और ये 25 साल की अवधि के लिए होती है। अब इसमें कुछ बातों के आधार पर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह की संधि रही। तो इसमें आंतरिक मामलों में पहला जो पॉइंट अगर हम इसमें बात करें तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे के राष्ट्रों के मध्य किसी भी तरीके के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अंदर पहली बात यह हुई। आगे हम देखते हैं और क्या बात हुई है। तो दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं का आदर करेगा। सीमाओं के आदर का मतलब यह है कि जो सीमाएं बनी हुई है भारत और बांग्लादेश के मध्य, जो लकीर खींची हुई है सीमा की, उस सीमा का आदर करेंगे, हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरी बात यह रही। तो पहली बात तो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप, इसमें लिख देता हूं मैं कौन कौन सी बातें हुई है उसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं। तो देखिए, पहली इसके अंदर जो संधि हुई थी उसकी बात कर रहे हैं हम 1972 को मैत्रीपूर्ण संधि। इसमें जो पॉइंट हमारे सामने निकल के आए कि क्या क्या मामले हुए, तो आंतरिक मामले, जो आंतरिक मामले हैं उनमें अंदर क्या करेंगे? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहली बात, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। अगर हम दूसरी बात करते हैं, और क्या बात हुई इसमें? सीमाओं का आदर करने की बात कही। क्या करेंगे? सीमाओं का आदर करेंगे। आदर करेंगे, दोनों देश करेंगे। यह नहीं कि अकेला भारत करे या अकेला वो करे। इसके अलावा विश्व शांति में सहयोग देने की बात कही। विश्व शांति में सहयोग, ये बात रही दोनों की। दोनों विश्व शांति में सहयोग करेंगे। और अगर कोई मतभेद हो जाता है, इसमें यह भी बात रही, अगर हम बात करते हैं ABCD नाम दे सकते हैं हम इनको। डी पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर के, तो उसको बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा। किसके द्वारा सुलझाया जाएगा? बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जाएगा अगर कोई मतभेद हो जाता है तो इस बात का ध्यान रखना, अगर कोई मतभेद हो जाता है तो बातचीत के द्वारा सुलझाया जाएगा। इसके अलावा एक बात और कही गई, वो क्या कही गई कि पुनर्निर्माण के लिए पुनर्निर्माण हेतु,
क्योंकि हम जानते थे कि पुणे एक तरीके से आजाद हुआ था, आर्थिक स्थिति बांग्लादेश की अच्छी नहीं थी, तो उनको पुनर्निर्माण के लिए कुछ आर्थिक मदद की आवश्यकता थी। तो भारत ने 25 करोड़ आर्थिक मदद के रूप में, माल या सेवाओं के रूप में, 25 करोड़ माल या सेवाएं जिस भी रूप में दिए जा सकते हैं, ये बात की उन्होंने, इस संबंध में भी बात की कि उनको 25 करोड़ की सहायता दी जाएगी, सहायता कह सकते हैं। तो 1972 में ये मैत्रीपूर्ण संधि हुई, जिसकी अवधि कितनी थी? 25 साल। 25 साल इसकी अवधि रही है, ये बात ध्यान रखना। अवधि कितनी है? 25 साल। 1972 में 19 मार्च 1972 को यह हुआ। ये हमने देखी कब? 1971 से लेकर के 1974 के बीच के जो ये इस तरीके के अगर हम देखें तो ये जो मैत्रीपूर्ण संबंध की बात हुई है, ये 1971 से लेके 1974 तक का हमने देखा है। पहला पॉइंट, भारत और बांग्लादेश के मैत्रीपूर्ण संबंध 1971 से 1974। अब हम देखते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। वो दूसरा पॉइंट है, उसमें हम मतभेद पूर्ण संबंध देखेंगे कि 1975 से भारत और बांग्लादेश के बीच मतभेद उत्पन्न होना शुरू हुए और वो लगभग 1982 तक रहे। अगर हम उनकी बात करते हैं 1982 तक रहे, तो उनकी बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं वो है मतभेद पूर्ण संबंध। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं। देखिए, सेकंड पॉइंट है हमारा मतभेद पूर्ण संबंध। ये रहे 1975 से 1982 तक की अगर हम बात करते हैं, 75 से 82 तक की बात करें हम यहां पर। अब देखिए क्या होता है। 15 अगस्त 1975 में शेख मुजीब जो यहां का शासक होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है? शेख मुजीब की हत्या हो जाती है। अब इसकी जब हत्या हुई है, ये भारत का समर्थक था, एक तरीके से भारत के साथ अच्छे संबंध रखे थे शेख मुजीब ने, लेकिन जब इसकी हत्या हो जाती है, वहीं से जो नए शासन के रूप में आता है वो भारत विरोधी नीति अपनाना शुरू कर देते हैं। तो यहीं से भारत विरोधी नीति शुरू होती है, भारत विरोधी नीति। अर्थात हम कह सकते हैं मतभेद पूर्ण नीति यहीं से शुरू होती है। और वो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गंगा के पानी को लेकर के, किसके? गंगा का जो पानी है उसके बंटवारे को लेकर के एक फरक्का विवाद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? फरक्का विवाद। गंगा के पानी बंटवारे को लेकर के जो हुआ फरक्का विवाद, फरक्का विवाद कहते हैं उसे। देखिए, इस फरक्का विवाद होता है और दोनों के मध्य इस बात में विवाद होता है और इस विवाद को बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उछालने की कोशिश करता है, यूएनओ के सामने रखता है, वहां पर इस तरह की बातें करता है कि भारत हमारे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो इस बात को बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय मंच पर उछालने की कोशिश करता है और यहीं से हमारे संबंध इनके साथ कटो हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद फरक्का गंगा के पानी को लेकर के एक समझौता भी होता है। वो समझौता होता है 26 सितंबर 1977 को। तो अगर हम बात करते हैं 26 सितंबर 1977 की, 26 सितंबर 1977 में गंगा के पानी के बंटवारे, गंगा के पानी का जो बंटवारा है, उस बंटवारे को लेकर के एक समझौता होता है। क्या होता है? समझौता होता है, एक समझौता होता है। लेकिन 1982 में कुछ आपत्तियों के कारण
इस समझौते को रद्द कर दिया जाता है। कब? 1982 में इस समझौते को रद्द कर देता है। क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि जो बांग्लादेश है इस समझौते के ऊपर उंगलियां उठाता है, आपत्तियां दर्ज कराता है। क्या कहता है? कि हमें इस समझौते से क्या है? आपत्ति है। कौन कहता है ये बात? बांग्लादेश कहता है। कौन कहता है? बांग्लादेश इस बात को कहता है। अब बांग्लादेश इस बात को कहता है कि हमको इस समझौते से आपत्ति है जो 1977 में हुआ। इस कारण 1982 में एक स्मरण पत्र के द्वारा इस समझौते को रद्द कर दिया जाता है। और जैसे ही इसको हम रद्द करते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि भारत के इसमें बहुत से हिंदू भी यहां रहते थे, बिहारी मुसलमान रहते थे। तो हिंदू और जो बिहारी मुसलमान थे, बिहारी है ना, मुसलमान थे, इनके साथ गलत तरीके से अच्छा व्यवहार बांग्लादेश में नहीं किया जाता। बांग्लादेश इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो हिंदू और जो मुसलमान है, जो भारतीय तरफ मुड़े हुए थे, इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। तो यहां पर मतभेदपूर्ण संबंध रहे 1972 से 1982 के मध्य को। अब हम आगे की बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं कि इसके बाद क्या संबंधों में सुधार आया। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि 1982 के इस समझौते को रद्द करने के बाद वापिस पुनः सुधार आना शुरू हुआ। तो अगर हम तीसरे बात करें पॉइंट की, तो हम तीसरे पॉइंट को लेकर के हम बात कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों में कुछ सुधार। भारत एवं बांग्लादेश के संबंधों में सुधार। अब हम यहां पर सुधार की बात कर रहे हैं कि किस तरह सुधार हुआ। तो क्या होता है कि 1982 में जनरल इरशाद यहां पर शासक बनते हैं। 1982 में कौन? जनरल इरशाद। जनरल इरशाद यहां के शासक बनते हैं। और 1982 में हमने देखा कि एक स्मरण के पत्र के द्वारा जो क्या है कि फरक्का जो विवाद चल रहा था गंगा नदी वाला, उसको समाप्त किया गया था। लेकिन यहां पर एक समझौता होता है जिसमें आर्थिक और तकनीकी दोनों में एक दूसरे की सहायता देने के लिए, दोनों में एक दूसरे की सहायता के लिए संयुक्त आयोग की स्थापना की जाती है। तो 1982 में संयुक्त आयोग की स्थापना, आयोग की स्थापना होती है, जिसमें जनरल इरशाद ने भारत के साथ मिलकर के एक संयुक्त आयोग की स्थापना की। वह किसके संदर्भ में है? आर्थिक प्लस तकनीकी क्षेत्रों में दोनों संयुक्त रूप से एक संयुक्त आयोग की स्थापना करते हैं भारत और बांग्लादेश मिलकर के। तो यहां से संबंधों में सुधार होना शुरू होता है। और 1983 में पुनः एक जल समझौता होता है, जिसको हम तीसरा जल समझौता कह सकते हैं। तीसरा जल समझौता, अर्थात यहां से संबंध सुधार होना शुरू होते हैं 1983 में। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि और क्या क्या हुआ, तो 1986 में पुनः जो इरशाद महोदय, जब इन्होंने यहां भारत की यात्रा की थी 1982 में, उसके बाद पुनः ये यात्रा करते हैं 1986 में। 1986 में भारत की यात्रा पर पुनः आते हैं जनरल इरशाद। और जब ये पुनः भारत की यात्रा पर आते हैं तो पुनः नवीन सुधार होना शुरू होता है। और इस सुधार के तहत हम देखते हैं कि 1991 की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर संसदीय प्रणाली अपनाई ली जाती है। कब? 1991 में। तो ये आप देख सकते हो कि भारत और बांग्लादेश में संबंधों में सुधार हुए जनरल इरशाद के आने पर। जनरल इरशाद यहां पर आए और 1982 का जो में एक संयुक्त आयोग की स्थापना की गई, जो आर्थिक और तकनीकी दोनों रूप से
एक तरीके से भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत करने के लिए हुआ। इसके बाद 1983 में तीसरा जल समझौता हुआ और 1986 में पुणे जो इरशाद जी हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर यात्रा करते हैं। तो इस तरह के संबंध चले वहां पर। और उसके बाद हम देखते हैं 1991 की अगर हम बात करें तो संसदीय प्रणाली की स्थापना होती है 1991 में। इसी में देख रहे हैं हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों में सुधारों में देख रहे हैं तीसरे पॉइंट में ही। तो हम देखते हैं 1991 इसके तहत हम देखते हैं 1991 में कौन सी संसदीय प्रणाली बांग्लादेश के द्वारा अपनाई जाती है। और जब संसदीय प्रणाली अपनाई जाती है तो वहां पर प्रधानमंत्री के रूप में वहां बनती है बेगम खालिदा जिया। बेगम खालिदा जिया क्या बनती है? प्रधानमंत्री बनती है। तो 1991 में हम देखते हैं कि संसदीय प्रणाली की स्थापना होती है और प्रधानमंत्री के रूप में बेगम खालिदा जिया यहां पर बनती है। और 1991 में जब यह हुई और खालिदा बेगम प्रधानमंत्री बनने के बाद 1992 में भारत यात्रा पे आती है। भारत यात्रा पे आती है। कहां जाती है? भारत यात्रा पर जाती है। और ये जब ये भारत यात्रा पे आती है तो उसी समय 3 बीघा क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ 3 बीघा क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित किया जाता है, उसको दिया जाता है बांग्लादेश को। और वहीं से संबंधों में और अच्छा सुधार हो जाता है। इसके बाद 1996 की अगर हम बात करते हैं, 1996 कब की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर 1996 की बात कर रहे हैं। जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों के सुधार हैं जो हम देख रहे थे 1982 से लेकर के 2005 तक के देख रहे हैं हम, है ना? 2005 तक के देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि 1996 में शेख हसीना, कौन? शेख हसीना प्रधानमंत्री बनती है वहां पर। और उनके साथ, शेख हसीना के साथ कई समझौते होते हैं, कई संधियां होती है, जिसमें गंगा जल के जो बंटवारे की फरक्का संधि भी इनके साथ होती है 1996 में। शेख हसीना लंबे समय तक रही है, शेख हसीना, ये बात ध्यान रखना, लंबे समय तक रही है। तो शेख हसीना के साथ फरक्का समझौता होता है, फरक्का समझौता। तो हम देखते हैं शेख हसीना के साथ गंगा जल बंटवारे को लेकर के फिर पुणे फरक्का समझौता यहां पर होता है 1996 में। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आगे की क्लास को लेकर के बांग्लादेश के साथ अभी और भी हमको बातें करनी है कि कौन कौन से संबंध रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था भारत और बांग्लादेश के संबंधों के ऊपर चल रहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच क्या नीतियां रही हैं, क्या विदेश नीति रही है, किस तरह के संबंध रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है भारत व बांग्लादेश के मध्य संबंध को लेकर, जिसमें हमने देखा कि किस तरह के संबंध रहे हैं भारत के और बांग्लादेश के मध्य। तो उसकी हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि 2010 में शेख हसीना, इससे पहले का हम पढ़ चुके थे 2005 तक के, उसके बाद कोई खास बात नहीं हुई। फिर जो खास बात है वो है शेख हसीना की 2010 की यात्रा। तो शेख हसीना जो कि वहां की क्या है? प्रधानमंत्री। तो चौथे पॉइंट के रूप में हम पढ़ रहे हैं शेख हसीना की भारत यात्रा 2010। शेख हसीना की भारत यात्रा 2010। ये जो यात्रा थी ये 4 दिवसीय यात्रा थी। कितनी? 4 दिवसीय, 4 दिन की यात्रा थी। अर्थात 4 दिवस का मतलब है 4 दिन की।
बहुआयामी 70 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ, 70 सदस्यीय शिष्टमंडल, 70 सदस्यीय अगर हम देखते हैं जो शिष्टमंडल है, इनके साथ मीटिंग होती है भारत के साथ इनकी, और भारत को एक सकारात्मक पहल यहां पर मिलती है। सकारात्मक पहल हम इस तरह कह सकते हैं, बांग्लादेश की तरफ से एक सकारात्मक बात कही जाती है, और वो है सबसे अच्छी बात है कि जो अल्फा के आतंकवादी थे, अल्फा के आतंकवादी है ना, अल्फा या उल्फा भी कहते हैं इनको, उल्फा देख लेना, उल्फा के जो आतंकवादी थे, इन आतंकवादी को भारत को सौंप दिए। किसको सौंप दिए गए? भारत को सौंप दिए गए, भारत को सौंपे। इस बात पर उनकी बातचीत हुई। इसके जब इस तरीके का काम एक सकारात्मक सोच के साथ जब हम देखते हैं शेख हसीना जी भारत यात्रा पे आती है, तो भारत की तरफ से भी इसी आधार पर उनका स्वागत करके इंदिरा गांधी इंटरनेशनल पुरस्कार उनको दिया जाता है। कौन सा? इंदिरा गांधी गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किनको अगर हम देखते हैं तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से शेख हसीना को सम्मानित किया जाता है ना। इस बात का भी ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी पुरस्कार उनको दिया गया, तो अल्फा के आतंकवादी इनको सौंप दिए गए। और अब दोनों के मध्य 5 समझौते होते हैं, 5 आधारों पर समझौते किए जाते हैं। कितने आधारों पर? इसी पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं 4 दिनों की यात्रा के में 5 समझौते, या हम कह सकते हैं 5 आधारों पर समझौते होते हैं। कितने आधारों पर? 5 आधारों पर, या 5 चीजों को शामिल किया जाता है समझौते में। पहली बात क्या कि जो आपराधिक मामले में है उसमें वैधानिक मान्यता दी जाएगी। क्या मामला है? आपराधिक मामले में वैधानिक मान्यता पहला इस पॉइंट को लेकर के उन्होंने चर्चा की। इसके अलावा जो सजा याफ्ता आपके मुजरिम थे, अपराधी थे, उन्हें वो एक दूसरे को सौंप देंगे। जो सजा प्राप्त मुजरिम है, सजा प्राप्त अपराधी है या मुजरिम है, हम कह सकते हैं मुजरिम कहो तो ज्यादा ठीक है, या कैदी कहो, क्योंकि उनको किस आधार पर कैद किया गया, क्या कोई अपराध किया नहीं किया, इसलिए हम उसको अपराधी नहीं करके कैदी कहें तो ज्यादा अच्छा है। कि जो सजा प्राप्त अपराधी सबको हटाई दीजिए, जो कैदी हैं वो सजा प्राप्त जो कैदी है उनको आपस में एक दूसरे को सौंपने की बात कही, एक दूसरे को सौंप देंगे। ठीक है साहब। दूसरी है, बहुत अच्छा समझौता हुआ, बिल्कुल बहुत अच्छी यात्रा रही 2010 की। इसके बाद तीसरे ऊपर बात हुई आतंकवाद को लेकर के, कि आतंकवाद के विरोध में सहयोग प्रदान करेंगे एक दूसरे को। कि हम आतंकवाद के विरोध में एकजुट हैं, एक साथ हैं, और हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो अपराध की प्रवृत्ति का जो मेन कारण है नशीली दवा, उसके व्यापार पर दोनों क्या लगाएंगे? प्रतिबंध लगाएंगे। तो अपराध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध की बात की गई। अपराध और नशीली दवाओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाएंगे। क्या लगाएंगे? व्यापार पर प्रतिबंध
लगाएंगे, दोनों के व्यापार पर प्रतिबंध, नशीली दवाएं और अपराधियों को एक दूसरे की तरफ अपराध को रोकने के लिए नशीली दवाओं के जो व्यापार है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। ये हमने देखी 4 बातें। 5वां एक लास्ट पॉइंट है, विद्युत उत्पादन में सहयोग की बात की गई। क्या बात की गई, मैं ऊपर लिख देता हूं ये 5वां पॉइंट, नीचे आपको दिखाई नहीं देता। 5वां विद्युत उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में सहयोग। क्या करेंगे, एक दूसरे का विद्युत उत्पादन में सहयोग करेंगे, और न केवल विद्युत उत्पादन में बल्कि संस्कृति के आदान प्रदान की बात की गई। संस्कृति का मतलब है कि सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान किए जाएंगे। सांस्कृतिक आदान प्रदान का मतलब है कि हमारी जो संस्कृति है उनको वो अपनाएंगे और उनकी संस्कृति को हम अपनाने की कोशिश करेंगे। ऐसे कोई प्रोग्राम्स किए जाएंगे जिसके द्वारा हम संस्कृति का आदान प्रदान कर सके। तो आपराधिक मामलों को वैधानिक मान्यता की बात की गई और आपराधिक मामलों में वैधानिकता की बात की गई, और जो सजा प्राप्त कर चुके हैं, सजा प्राप्त कैदी हैं दोनों तरफ के, उनको एक दूसरे को सौंपने की बात की गई। अल्फा के आतंकवादी को पहले ही सौंप दिया था, आतंकवाद के विरुद्ध दोनों ने मिलकर काम करने की बात की। इसके अलावा जो नशीली दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाने की बात की कि हम कोई इस तरह का व्यापार नहीं करेंगे जिससे अपराध फैले या नशीली दवाओं का आपस में व्यापार हो। इसके अलावा विद्युत उत्पादन में सहयोग करेंगे एक दूसरे का, साथ में ही हम संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। तो इस तरह का एक समझौता यहाँ पर होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, 5वें पॉइंट को लेकर के हम बात करें तो शेख हसीना और भारत दोनों जाते हैं महासभा की बैठक में जाते हैं। हम देखते हैं यूएनओ की बैठक में, महासभा में ये दोनों मिलते हैं। तो वो होती है 2013 की मुलाकात, 2013 में, कहां पर, महासभा में। नेक्स्ट पॉइंट है ये 5वां, 2013 महासभा में मुलाकात। यहां पर इस आधार पर पॉइंट बना लेते हैं कि महासभा, जो यूएनओ की महासभा है, यहां पर दोनों भारत और बांग्लादेश, भारत की तरफ से मनमोहन जी थे हमारे उस समय, मनमोहन जी है ना, प्रधानमंत्री थे, और बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना जी। तो दोनों मनमोहन जी और शेख हसीना की द्विपक्षीय वार्ता होती है। कौन सी होती है, द्विपक्षीय वार्ता, पक्षीय वार्ता यहां पर होती है 2013 में। और इस बातचीत पर जमीनी समझौते की बात की जाती है, जो जमीन को लेकर के जो सीमा विवाद था, जमीन को लेकर के, किसको लेकर के, जमीन को लेकर के, वहां ये बातचीत होती है। और ये कहा जाता है जो हुआ 4069 किलोमीटर की जमीन है, उसको लेकर के एक सीमा पर समझौता हुआ, जिसमें 160 क्षेत्रों को के ऊपर एक प्रस्ताव बनाया गया। 160 क्षेत्रों के आदान प्रदान को लेकर के, कितने क्षेत्रों को, 160 क्षेत्रों के आदान प्रदान को लेकर के एक प्रस्ताव तैयार किया गया 2013 में। तो काफी अच्छे संबंध रहे 2013 में। हम देख सकते हैं महासभा में, यूएनओ की महासभा में द्विपक्षीय वार्ता होती है शेख हसीना जी और मनमोहन सिंह जी की, और 4069 किलोमीटर जो क्षेत्र है सीमा पर, वहां पर जो 160 क्षेत्र हैं उनको आदान प्रदान करने की बात की कि जो बांग्लादेश की तरफ के क्षेत्र हैं वो उनको दिए जाए, जहां भारतीय हिंदू रहते हैं वो क्षेत्र इधर लिए जाए। इस तरह के प्रस्ताव को लेकर, इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की गई, एक वार्ता हुई है 2013। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 से 7 जून 2015 को 2 दिन की यात्रा रहती है नरेंद्र मोदी जी की, बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर हम भारत और बांग्लादेश के मध्य के संबंधों की चर्चा करें तो 2015 का रहा। उसमें क्या रहा, जिसमें हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा समझौता होता है और एक बहुत बड़े विवाद जो चल रहा था, 41 सालों का विवाद, उसका अंत होता है यहां पर 2015 के समझौते से। तो हम देखते हैं 2015 की नरेंद्र मोदी
की बांग्लादेश यात्रा। बांग्लादेश यात्रा देखिए, पहली बात तो ये 6 से 7 जून को यह कितने दिन की? 2 दिन की यात्रा है। कितने दिन की है? 2 दिन की यात्रा है। और नरेंद्र मोदी अकेले नहीं जाते हैं। बंगाल की जो मुख्यमंत्री हमारी, अगर हम बात करते हैं ममता बनर्जी, ये इनके साथ में जाती है। ममता बनर्जी के साथ में लेकर के ये बांग्लादेश की यात्रा करते हैं। और 41 साल के, कितने साल के? 41 साल के जो विवाद चला आ रहा था, जमीनी विवाद, उस जमीनी विवाद को यहां पर समाप्त किया जाता है। और किस तरह समाप्त किया जाता है उस भूमि विवाद को, तो आप देखोगे तो हम देखते हैं कि 162 क्षेत्र, कितने? 162 क्षेत्रों के ऊपर ये विवाद था। और ये 162 क्षेत्रों को आदान प्रदान किया गया। इन 162 क्षेत्रों पर सहमति हुई। मैं यहां पर लिख देता हूं 2015 की यात्रा, ये पॉइंट चल रहा है हमारा। यहां पर 162 क्षेत्र कैसे थे? देखिए, जो ये 162 क्षेत्र चले हैं, हम यहां पर हम देख रहे हैं इनका आदान प्रदान किया गया। इन 162 में से 111 क्षेत्र, 111 तो किसको मिलते हैं? बांग्लादेश को मिलते हैं। किसको? बांग्लादेश को। और बचे हुए 111, 162 में से अगर हम माइनस करेंगे तो कितने बचे? 51, ये भारत को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो 51 क्षेत्र तो भारत को मिलते हैं और 111 क्षेत्र वो बांग्लादेश को मिलते हैं। इस तरह का एक समझौता हुआ कि 162 क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें 111 बांग्लादेश को, 51 भारत को मिले। अब इसके अंदर भूमि कितनी गई अगर हम बात करते हैं तो 10,000 एकड़। कितनी? 10,000 एकड़। ये जो भूमि है ये बांग्लादेश के हिस्से में आई। बांग्लादेश को मिली कितनी? एक बात करते हैं हम 10,000 एकड़ जो भूमि है वो बांग्लादेश के हिस्से में आई। इसके अलावा 500 एकड़, कितनी? मात्र 500 एकड़। 500 एकड़ ये भारत। लेकिन इस आधार पर जो 41 वर्षों का जो झगड़ा चल रहा था वो समाप्त हो जाता है इसके आधार पर। और एक 6.1 किलोमीटर की, 6.1 किलोमीटर की सीमांकन हो जाता है। सीमा रेखा पर अंकन किया जाता है, सीमांकन किया जाता है 6.1 किलोमीटर की। और इससे 51 क्षेत्रों के हम देखते हैं नागरिकता का मामला सुलझ जाता है। कितने? 51 क्षेत्रों के नागरिकता का मामला, किसकी नागरिकता कौन देगा, यह मामला भी सुलझ जाता है। तो एक बहुत बड़ा समझौता हुआ 2015 को नरेंद्र मोदी जी की बांग्लादेश यात्रा में, जहां ममता बनर्जी इनके साथ में थी। और एक अच्छे समझौते के तहत एक अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया 2015 में। अब हम देखते हैं 2015 के बाद की बात करें तो अब हम वर्तमान समय में चल रहे हैं लगभग तो 2017 की बात कर लेते हैं। 2017 को शेख हसीना जी भारतीय यात्रा पर आती है। 2017 शेख हसीना की भारत यात्रा। देखिए 2017 में शेख हसीना जी की भारत यात्रा होती है और इसमें 22 समझौते होते हैं। कितने? 22 समझौते होते हैं। 22 समझौते होते हैं। और किन चीजों को लेकर के समझौते होते हैं उनकी अगर हम बात करते हैं कि भाईचारा बढ़ाया जाएगा, भाईचारा बढ़ाया जाएगा। इस संदर्भ में बातचीत होती है कि हम भाईचारा बढ़ाएंगे और एक सुरक्षित परिवेश देंगे आने वाली भविष्य में अपनी पीढ़ी को। दूसरा सुरक्षित परिवेश की बात होती है, सुरक्षित परिवेश की बात होती है। मैं सहयोग प्रदान करेंगे, सहयोग प्रदान करना। तो भाईचारा बढ़ाया जाएगा, सुरक्षित परिवेश में सहयोग प्रदान किया जाएगा
इसके अलावा अगर हम देखें प्रतिरक्षा के मामले में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, प्रतिरक्षा से संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उसमें एक दूसरे का सहयोग की बात की। कौन सी? प्रतिरक्षा के मामले में, प्रतिरक्षा में एक दूसरे का सहयोग। यह बात कही गई कि भाईचारा बढ़ाया जाएगा, सुरक्षित परिवेश की बात की गई कि हम सुरक्षित परिवेश रखेंगे, प्रतिरक्षा में बात करेंगे, और आर्थिक भागीदारी की बात की गई कि हम आर्थिक संबंध स्थापित करेंगे, अर्थात आर्थिक भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने की और साझेदारी बढ़ाने की बात की गई 22 समझौतों, बहुत सारे समझौते हुए, 22 समझौते हुए, जिसमें हमने मुख्य बातें यह लिखी कि और किन किन को लेकर के चर्चा हुई। शेख हसीना जी की भारत यात्रा 2017, हमारे संबंध बांग्लादेश के साथ वर्तमान में भी अच्छे हैं और अच्छे बनने लगे मनमोहन सिंह जी के समय से ही, तो हमने ये सब देखा 2017। इसके बाद 2018 की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ जी, ये वहां पर यात्रा पर जाते हैं बांग्लादेश, और वहां पर आरटीए समझौता करते हैं। आरटीए समझौता अगर हम देखते हैं 2018 के गृह मंत्री, 2018 में हमारे गृह मंत्री कौन? हमारे राजनाथ सिंह, ये बांग्लादेश की यात्रा करते हैं और वहां पर आरटीए नामक एक समझौता करते हैं। हम कह सकते हैं ये एक अरेंजमेंट है आरटीए, वो क्या है? रिवाइज ट्रेवल अरेंजमेंट। इसे क्या कहते हैं हम? रिवाइज, आर से रिवाइज ट्रेवल अरेंजमेंट, रिवाइज ट्रेवल अरेंजमेंट है। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी रहे बांग्लादेश के, जब बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, अगर उस समय से लेकर अब तक के जो वो लोग इन्होंने उस समय स्वतंत्रता भाग लिया था, तो जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, कौन? स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं, और जो बुजुर्ग हैं, जो क्या है? बुजुर्ग हैं, स्वतंत्रता सेनानी जो बुजुर्ग हैं, उनको 5 साल का ट्रेवल वीजा देने की बात की गई। भारत में वो 5 साल का ट्रेवल वीजा ले सकते हैं। तो एक आरटीए नामक रिवाइज ट्रेवल अरेंजमेंट, वहां पर उन्होंने इसको लेकर के चर्चा की, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी बुजुर्गों को 5 साल के वीजे के रूप में बातचीत की गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बांग्लादेश यात्रा में। तो काफी सुखद रहा ये बात, काफी अच्छा संबंध स्थापित हुए। और उसके बाद अब अंत में हम बात कर लेते हैं 2019 में शेख हसीना जी की भारत यात्रा पर रही। 2019 में शेख हसीना की भारत यात्रा, देखिए यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर जो तीस्ता का जल विवाद चल रहा था हमारा काफी समय से, तीस्ता जल नदी का जो विवाद चल रहा था वो सुलझाया। तीस्ता समझौता यहां पर होता है ना? तो यहां पर तीस्ता समझौता होता है, तीस्ता समझौता। तो तीस्ता जल को लेकर के जो भी समस्याएं थी, तीस्ता नदी के जल को लेकर के, उससे संबंधित समझौता होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वर्तमान में भी ये समस्या कुछ बनी हुई है। जो रोहिंग्या लोग हैं वहां से, ऐसे लोग जो वहां से निकलकर भारत आ गए हैं बिना किसी अनुमति के, बिना किसी उसके, बांग्लादेशी जिनको हम रोहिंग्या कहते हैं एक तरीके से, तो रोहिंग्या जो रोहिंग्या है, इस संकट को लेकर भी बातचीत की गई। इस संकट को लेकर भी क्या की गई? बातचीत की गई। तो 2019 में तो तीस्ता समझौता, रोहिंग्या संकट, और शेख हसीना जी न केवल प्रतिनिधि मंडलों से मिली, मतलब सरकार से मिली, ये विपक्षी दल के नेताओं से मिली है।
विपक्षी दल के नेताओं से भी मिली है, जिससे हमारे संबंध अधिक प्रगाढ़ हो सके, अच्छे बन सके। तो इस संदर्भ में 2019 की शेख हसीना की भारत यात्रा रही। इसके अलावा नदियों से संबंधित समझौते भी हुए। बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, कॉमन नदियां हैं जो भारत और बांग्लादेश में बहती है, उनको लेकर के भी समझौते हुए हैं। तो तीसरा समझौता उसमें प्रमुख है, रोहिंग्या संकट है, उसके बारे में बातचीत हुई है। और विपक्षी दल से मिल करके हम कहते हैं विपक्षी दल के नेताओं से ये मिली है और एक अच्छी राजनीति करते हुए, एक अच्छी विदेश नीति के तहत भारत और बांग्लादेश के संबंधों को मजबूत और प्रगाढ़ बनाने की कोशिश की गई है, भारत के द्वारा और बांग्लादेश के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नई क्लास में नए भारत के अन्य किसी देश के साथ संबंधों को देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय, राधे राधे।